Hello everyone, welcome back to B2 Learning. Myself नितेश कटारिया, योर मैथमेटिक्स मेंटर. बच्चा आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सर्कल्स का 6th लेक्चर, मतलब 5 लेक्चर अब तक हमने कंप्लीट करे और 6 लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट क्लास से मैं हल्का सा कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इन दो चीजों की हमने बात करी थी. बट अगर टेंजेंट की बात करूं तो एक स्पेसिफिक केस की बात करी थी. कौन सा केस? जब पॉइंट जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहा है. तो इफ ए पॉइंट इज लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमने फाइंड किया लास्ट क्लास में. सिमिलरली हमने नॉर्मल का इक्वेशन और निकाल दिया ना, ये पार्ट हमने करा. आज की क्लास में फिर उसे आगे का प्रोसेस करते हैं और उसके आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहला टॉपिक जो आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. अब ना पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या बोलना चाह रहा है मैं उसको हल्का सा आपको समझाता हूं. जैसे आप सब ने 10th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ा है और 10th क्लास में जो सर्कल चैप्टर पढ़ा तो वहां से हमें ये चीज समझ आता है कि सर अगर मैं किसी सर्कल की बात करता हूं तो अपने पास कोई भी सर्कल सी गिवन है, ठीक, और कोई भी एक पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट और सर्कल का रिलेशन क्या पॉसिबल है? सर पॉसिबिलिटी ये है कि पॉइंट में लाई इनसाइड द सर्कल, में लाई ऑन द सर्कल और में लाई आउटसाइड द सर्कल. तीन ही पॉसिबिलिटीज है. अगर मैं तीनों पॉसिबिलिटीज को हल्का हल्का देखूं तो मुझे इतना समझ आता है कि इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल इट मींस नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 0 फ्रॉम पॉइंट P. भाई अगर पॉइंट P सर्कल के अंदर है तो P से नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाओ, बनेगी ही नहीं. टेंजेंट्स नहीं बनेगी मतलब नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 0 ओनली. अच्छा, व्हाट इफ कि P जो है लाइज ऑन द सर्कल दैट इज लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. सर ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर अपने पास पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इससे जो टेंजेंट बनेगी केवल एक टेंजेंट बनेगी, है ना, वो इसी तरीके से पॉइंट P को टच करके जाएगी. और तीसरा पॉसिबिलिटी दैट इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सर्कल. अगर पॉइंट P सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है, कहीं भी है, पूरे प्लेन में कहीं भी आ रहा है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन रही होगी, जैसे यहां से देखो तो एक टेंजेंट ये बन के जाएगी और दूसरा पॉसिबिलिटी अपने पास टेंजेंट का ये जा रहा है, तो यानी कि इफ P लाइज आउटसाइड द सर्कल देन देयर विल बी 2 पॉसिबल टेंजेंट्स. क्या बात समझ? और ये एग्जैक्टली 2 ही बनेगी हमेशा अगर P आउटसाइड है, ठीक. और इसी को बोला पेयर ऑफ टेंजेंट. अब पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या? जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि सर एक लाइन मेरे पास कोई L1 है, एक लाइन कोई अपने पास L2 है और मुझे इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन चाहिए. तो कंबाइन इक्वेशन में निकाली थी और उस कंबाइन इक्वेशन को हमने क्या बोल दिया था? पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस. लाइन L1 है, लाइन L2 है और इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन को क्या बोला था? इन दोनों की कंबाइन इक्वेशन को बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस. क्या ये बात एकदम क्लियर है ना, एकदम याद है? ठीक है. अच्छा, वो कैसे बोला था? वो ऐसे बोला था कि सर अगर मैं बोलता हूं कि लाइन L1 है और ये बोलता हूं कि लाइन L2 है तो L1 और L2 की कंबाइन इक्वेशन कैसे आती है? सर L1 L2 की कंबाइन इक्वेशन होती है L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0. यानी कि दोनों की जो लीनियर इक्वेशंस है अगर उसे मल्टीप्लाई कर दे तो जो नई इक्वेशन फॉर्म हो रही होगी दैट विल बी कंबाइन इक्वेशन ऑफ L1 L2. ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके. सेम पॉइंट यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेता हूं कि ये पॉइंट मेरे पास T1 है और इस पॉइंट को मान लेता हूं कि ये पॉइंट अपने पास T2 है. मतलब PT1 और PT2 दो टेंजेंट फॉर्म हो रही है पॉइंट P जो कि एक्सटीरियर में लाई कर रहा है. तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब जो इक्वेशन PT की बनेगी PT1 की इनटू जो इक्वेशन PT2 बनेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग कंबाइन इक्वेशन ऑफ बोथ द टेंजेंट्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट P, ठीक. और इसी को बोल दिया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. क्या ये बात समझ आ गई है ना? क्या ये बात समझ आ गई? तो ये बात आ गई. अब इसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं. अच्छा, पेयर ऑफ कंबाइन इक्वेशन, अच्छा पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब यहां पे इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? इसकी इक्वेशन अगर फॉर्म याद करो तो इससे जो इक्वेशन बनेगा वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी. और कैसे बनती है? वो बनती है सर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल 0. यही तो पढ़ी हमने कंबाइन इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की. बात समझ आ गया? तो यही इक्वेशन इसी फॉर्म में आ रही होगी, यानी कि सेकंड डिग्री का इक्वेशन होगा. एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, एक्स इंटू वाई भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, ऐसे कुछ जाएगा. हाँ, वो अलग बात है कि इसकी इक्वेशन जब भी कंबाइन इक्वेशन बनती है तो एक स्पेसिफिक केस बनता है. कौन सा स्पेसिफिक केस बनता है? कि ए बी सी और सिमिलरली एफ
G और H, इसका डिटर्मिनेंट जो फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के बराबर। लेकिन अब ये सब पार्ट हमें नहीं करना, ये तो फिर पूरा हम स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे। मेरे को बस इतना समझना है कि सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल करना क्या चाह रहा है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनेगी और दोनों टेंजेंट की जो कंबाइन इक्वेशन आएगी उसी को पेयर ऑफ टेंजेंट्स बोल दिया। बात समझ आ गया। और वो इक्वेशन अगर मैं कंप्लीटली ओपन कर दूं तो ऐसी दिखेगी, यानी कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी। एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स होगा, वाई होगा, एक्स वाई होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब ये चेक करते हैं कि इक्वेशन बोलना क्या चाह रहा है। अब ये बोल रहा है कि अगर इक्वेशन, अब ये इक्वेशन आती कैसे है या क्या इक्वेशन आती है वो समझना। तो हमारे पास है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन, हाँ भाई कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए x1, y1। मतलब यहां पर एक्सटीरियर पॉइंट को p की जगह a बोला हुआ है, टू द सर्कल, सर्कल कौन सा दे रखा है, जनरल फॉर्म दे रखी है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। तो जनरल फॉर्म में अगर सर्कल दे रखा है, चाहे उसका सेंटर 0,0 हो, चाहे उसका सेंटर h, k हो, यानी कि कोई भी सेंटर हो, अगर अपने पास सर्कल दे रखा है विद एनी सेंटर एनी रेडियस और पॉइंट p गिवन है विद अ कंडीशन कि पॉइंट a मस्ट बी लाई आउटसाइड द सर्कल, तो फिर जो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन रही होगी, वो इक्वेशन इज s इंटू s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर। क्या इक्वेशन बन रही है, s इंटू s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर। ये इक्वेशन है जो हमें एज इट इज याद रखनी है, s इंटू s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर। मैं अगेन बोल रहा हूं, कोनिक में कई सारे फॉर्मूले, मैं बोलता हूं ज्यादातर फॉर्मूले ना सेम चलते हैं। सेम फॉर्मूला सर्कल में चलेगा, सेम एलिप्स में चलेगा, सेम पैराबोला में चलेगा और ऑलमोस्ट सेम हाइपरबोला में भी चल रहा होगा। तो ये फॉर्मूले हमको इसी फॉर्म में याद रखने हैं। तो मेरे को ये पता चला कि अगर पॉइंट एक्सटीरियर में लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज t स्क्वायर इक्वल्स टू s इंटू s1। अब ये याद कर लो, रीजन इज कि अब पैराबोला जो पढ़ाऊंगा तब भी सेम स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, अगर एलिप्स पढ़ाऊंगा तो भी सेम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा कि p आउटसाइड है तो एलिप्स में जो दो टेंजेंट बनेगी उनकी कंबाइन इक्वेशन ऐसी आएगी। इसका मतलब ये अपने को याद करते ही चलना है कि कितने सारे फॉर्मूले जो एज इट इज यूज हो रहे होंगे, बल्कि ज्यादातर फॉर्मूले यूज हो रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अलग जाता है, बाकी जो फॉर्मूले ऐसे जनरलाइज बनते हैं वो मोर और लेस सेम जाते हैं। बात समझ आ गया। तो अपने को याद रखना है s इंटू s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर। अब यहां पे s कौन है, सर s तो सर्कल ही है, जो सर्कल दे रखा है वही s है, ठीक। s1 t दो मैंने बहुत अच्छे से आपको स्ट्रांगली पढ़ा रखा है कि सर s1 के अंदर क्या करना पड़ता है, x और y को x1 y1 से रिप्लेस करते हैं, t के अंदर क्या करना पड़ता है वो भी पता है कौन कौन से रिप्लेसमेंट्स होते हैं। मैं अभी के लिए वापस लिख दे रहा हूं, वापस लिख रहा हूं, ध्यान रखना ही आपके नोट्स में 2-3 बार ऑलरेडी लिखा होगा, मैं अगेन उस चीज को लिख के दे रहा हूं। तो अपने को इतना पता चला कि अगर मेरे पास जो सर्कल दे रखा है, यानी कि s जो है, s तो सर्कल को बताता है, तो s जो है यानी कि सर्कल जो है वो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ y प्लस c इक्वल 0। ये मेरे पास आ गया सर्कल का इक्वेशन, ठीक। तो यहां से s1 क्या आ जाएगा, सर s1 a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, x1 y1, तो x को x1 y को y1 लिख दो, तो ये s अपने पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 x, बस कुछ भी नहीं करना, जहां भी x है वहां x1, y की जगह y1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई किसकी, s1 की। और ये इक्वल टू 0 नहीं, ये मैंने बाय मिस्टेक लिखा है, इसको करेक्ट करता हूं। क्यों, क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी भाई, x1 न्यूमेरिकल, y1 न्यूमेरिकल, g f c तो सब न्यूमेरिकल ही है, तो ये सब तो अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी। क्या ये बात समझ आ रही है। तो s1 ना न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, 0 जो भी दे देगा, तो s1 आ गया। अब क्या चाहिए, अब चाहिए t। अब t किसके बराबर है, सर t तो हमको पता ही है क्या क्या रिप्लेसमेंट्स करने होते हैं, तो t के हिसाब से x स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, सर x इंटू x1 प्लस y स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सर y इंटू y1 प्लस 2gx की जगह क्या आ जाता है, सर x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाई 2, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 प्लस 2fy, y की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस y1 बाई 2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c में कोई भी चेंज नहीं आता। ये मेरे पास आ गया t का वैल्यू, है ना, t इक्वल टू 0 नहीं बोला, बस t बोला है। तो ये अपने पास s आ गया, ये s1 आ गया, ये अपने पास
हाँ ये अपने पास टी आ गया। और अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है जहां पे पी ए जो पॉइंट है एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या निकल के आ गया सर, s इंटू s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। s सर्कल, s1 ये निकाला, t अपने को पता ही है, t का स्क्वायर करेंगे और s इंटू s1 से इक्वेट कर देंगे, तो फिर फाइनल जो इक्वेशन बन रही होगी वो पेयर ऑफ टेंजेंट को बता रहा होगा। क्या ये बात, क्या ये कॉन्सेप्ट, क्या ये फॉर्मूला एकदम क्लियर? आराम से देख लो, नोट कर लो, है ना। ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है? s इंटू s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक, चलो सर सवाल कर लेते हैं। अब सवाल करें तो अपने पास दे रखा है सर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या क्या दे रखा होगा सर? सर्कल दे रखा होगा, सर्कल दे दिया। ठीक, ये तो आ गया सर्कल यानी कि s। तो जो आ गया मैं उसको लिख लेता हूं। तो सर s मेरे पास यहां से जो निकल के गिवन है अपने को वो दे रखा है सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, फिर प्लस 4 टाइम्स ऑफ y और प्लस नहीं कुछ भी नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये तो आ गया s। ठीक, अब अपने को क्या दे रखा है? s के बाद में अपने को बोल रखा है अच्छा पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखा है 0,1, यानी कि यहां से मुझे पता चल रहा है कि सर x1 का जो वैल्यू आ रहा है वो तो 0 आ रहा है और सर y1 का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट क्या दे रखा है 0,1। बात क्लियर? अच्छा अभी अपने को क्या बताना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब पेयर ऑफ टेंजेंट जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा सर? इक्वेशन जो बनेगा, ठीक है समझ लेना। तो अगर जो अपने को इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन किसका सर? इक्वेशन बात हो रही है पेयर ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आ जाएगा सर? ये इक्वेशन आ जाएगा s इंटू s1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और यही एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से क्या क्या चाहिए? s चाहिए, s1 चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए। तो s तो मिल गया अपने पास, है ना, s तो मिल गया। अब एक काम करो s1 निकाल दो। अब s1 अगर निकालना है तो s1 क्या निकलेगा सर? s1 के अंदर पता ही अपने को रिप्लेसमेंट, तो यहां से आ जाएगा x1 स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर, तो 0 प्लस y1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 इंटू 1, तो यहां से आ गया 4। ये आ गया अपने पास s1 का वैल्यू, यानी कि s1 किसके इक्वल आ गया सर? s1 यहां से अपने पास आ गया 4 प्लस 1 5 की वैल्यू आ गई s1 की। कोई दिक्कत इसके अंदर ना सर? s1 आ गया। अब s1 के बाद मुझे क्या चाहिए सर? t चाहिए, तो t और निकाल लो। अब t की अगर मैं बात करूंगा तो t किसके इक्वल? वही सारे रिप्लेसमेंट्स। तो सर x स्क्वायर की जगह x इंटू x1, तो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर की जगह x इंटू x1, तो x1 का मतलब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर की जगह y इंटू y1 कितना है? 1 है, माइनस यहां से कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x, और x की जगह x प्लस x1 बाई 2, तो यहां से आ जाएगा x प्लस x1 यानी कि 0/2, यही आ रहा है। फिर यहां से प्लस 4 और y की जगह सेम चीज y प्लस y1/2, यही आ रहा है। तो अब इसको निकाल दो, तो t यहां से मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है समझना। ये तो हो गया खत्म 0, यहां से आ गया y आ गया, यहां से कितना आ रहा है? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? वापस से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? बच रहा है माइनस ऑफ x, और माइनस 2 से कैंसिल होने के बाद खत्म है, तो सिर्फ बचना x, तो x आ गया माइनस x। यहां से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 2, और ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 2, ये आ गया। यानी कि t का जो फाइनल वैल्यू अपने को मिल रहा है, t का जो फाइनल वैल्यू मिल रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? ध्यान समझना, x यानी कि माइनस ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 2, और ये मेरे पास आ गया t का वैल्यू। तो अपने को जो जो चीजें फाइंड करनी थी, अपने को चाहिए था s, s1 और t स्क्वायर, तो t भी आ गया, s1 आ गया, s आ गया। अब यहां पे पुट कर दो। अब यहां से अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या मिल के आएगा, क्या निकल के आएगा समझना। तो s इंटू s1, s मतलब ये जो लिखा हुआ है लिख दो वापस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ y। तो ये तो अपने पास आ गया इक्वेशन किसका? s का, इंटू s1 कितना दे रखा है सर? 5 कैलकुलेट करा, इक्वल्स टू टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो यहां से आ गया माइनस x प्लस 3y प्लस 2 होल स्क्वायर। अब बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, और अपने को पूछा क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल
अच्छा भाई, ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं, ये शायद किसी दूसरे क्वेश्चन के रह गए, तो इसको एक बार के लिए भूल जाओ, है ना। इसको ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस को भूल जाओ कि सर ऑप्शन कुछ है ही नहीं। ऑप्शन ऐसे मान लो कि सर ऑप्शन यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो अपने को बस इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकाल दो, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ये हटा दो, ठीक है। अब अपने को निकालना, अब इक्वेशन निकालना तो निकालें, तो यहां से क्या बनेगा सर, ब्रैकेट ओपन कर देते, तो ये बन जाएगा 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 20y, यही आया लेफ्ट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से सर, राइट हैंड साइड से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो वो कर दो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ac करो, तो माइनस x² इज x² प्लस 3y होल स्क्वायर इज 9y² प्लस 2² इज 4, ये तो आ गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2ab a इंटू बी इज 2 माइनस एक्स इंटू 2, तो माइनस 2x, तो यहां से बन जाएगा माइनस 4x क्योंकि प्लस 2ab था। अच्छा फिर यहां से bc कर लेते हैं, तो 3y इंटू 2 कितना आ गया 6y, 6y इंटू 2 कितना करेंगे तो 12y, तो प्लस 12y, तो प्लस 12y, यही आ रहा है। लास्ट के अंदर ac, तो माइनस यहां से कितना आ जाएगा माइनस 2x और इंटू 2 करेंगे तो माइनस 4x, ये अपने पास आ गया, ठीक। अब सब कुछ एक तरफ ले आओ और सिंप्लीफाई कर दो, तो 5x², ये x² इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 4x², ठीक। 5y², यहां पे 9y² है, ट्रांसपोज होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 4y², कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे अपने पास माइनस 10x, ये माइनस 10x में माइनस 4x, यहां से क्या जा रहा है भाई, यहां से मुझे माइनस 4x कितना दिख रहा है माइनस 8x, माइनस 8x इधर जाएगा तो प्लस 8x, तो माइनस 10x प्लस 8x मतलब माइनस 2 टाइम्स ऑफ x, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, हमने करनी है। y कितना है इधर 20y, यहां पे y कितना है, यहां पे सर एक तो अपने पास 12y और एक अपने पास कुछ और तो नहीं आ रहा है, एक गड़बड़ करिए कहीं, क्या गड़बड़ करिए भाई, यहां पे गड़बड़ ऐसे करिए कि यहां तो हमने 4x करेक्ट कर दिया और यहां पे अपने पास जो आएगा ये अपने पास कितना जाएगा x इंटू वाई, तो यानी कि 3-3xy और प्लस 2 कर देंगे इंटू 2 करेंगे, तो यहां पे अपने पास कुछ मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, a² प्लस b² प्लस 2 प्लस c² प्लस 2ab, हाँ ये गड़बड़ कर दी भाई, ये माइनस 4x ना अपन ने 2 बार कर दिया, इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको करेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक करो, ठीक कर लेते हैं। तो ठीक करने पे यहाँ पे क्या आ रहा था अपने पास प्लस 2ab था, तो 2ab तो मतलब माइनस x इंटू 3y, तो माइनस 3xy और माइनस 3xy को मल्टीप्लाई बाई 2 करा तो माइनस 6xy, ये आ रहा है भाई, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने इसको करेक्ट कर लिया, माई मिस्टेक, मैं करेक्ट करता हूं, और यहां से इसकी वजह से 2x भी करेक्ट हुआ होगा, इसको भी कर लो। तो यहां से वापस से 0 से बता रहा हूं, x² ट्रांसपोज हुआ 4x², y² ट्रांसपोज हुआ तो 5y² माइनस 9y² यानी कि माइनस 4y², परफेक्ट। x की बात करें तो यहां से अपने पास कितना जा रहा है माइनस 4x, यहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6x। y देख लो एक बार भाई, तो y अपने पास यहां तो मैं नहीं, यहां से ट्रांसपोज हो जाएगा, y कितना यहाँ पे 12y, इधर आ जाएगा तो माइनस 12y, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिए x इंटू वाई, तो यहां से 6 इधर ट्रांसपोज होगा तो प्लस 6xy। कांस्टेंट देख लो, कांस्टेंट इधर तो कुछ भी नहीं है, यहां पे कांस्टेंट प्लस 4 है, ट्रांसपोज होगा तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये जो अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन जो अपने को चाहिए था, ये अपने पास आ गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0,1 ऑन द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। आराम से देख लो, तो बेसिक से स्टेप्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो हमने करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बन जाता है अगर पॉइंट एक्सटीरियर में, सर s इंटू s1 इक्वल्स टू t², s सर्कल है, s1 फाइन कर लिया, t फाइन कर लिया, फाइन कर लिया तो फिर इक्वेशन में पुट करा, कैलकुलेशन करा और उसके बाद में रिजल्ट निकाल के मार्क करके आगे बढ़ गए। आराम से एकदम क्लियर, समझ आ गया, परफेक्टली समझ आ गया। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, अब क्या है अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया। नेक्स्ट अब टॉपिक अपने पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स एंड पावर ऑफ द पॉइंट, है ना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स एंड पावर ऑफ द पॉइंट मतलब क्या बोलना चाह रहा है समझना। तो सबसे पहले तो अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो अगेन अपने पास ये सर्कल है
और हमने ये पढ़ा कि सर अगर पॉइंट अपने पास कोई भी पॉइंट एक्सटीरियर में है तो उससे जो अपने पास टेंजेंट्स बन रही होंगी वो दो टेंजेंट्स बनेगी, एक इस फॉर्म में बन गई, यहाँ पे टच कर दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ से अगेन स्टार्ट करा और ये दूसरा अपने पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट्स बन। तो हमें इतना पता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी था कि सर P से अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स बनाते हैं, एक टेंजेंट्स को T1 बोला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे, और दूसरे टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे मैंने T2 बोला। तो अपने पास T1 और T2 दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए पॉइंट P से बनने वाली दोनों टेंजेंट के, ठीक। तो एक पॉइंट हमें ध्यान रहता है कि सर जब भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो तो हमेशा जो टेंजेंट्स बनती है दोनों उनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि PT1 जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा, PT2 के, यानी कि ये दोनों जो टेंजेंट है उसका लेंथ हमेशा इक्वल, चाहे आप एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट बनाओ, और कोई भी पॉइंट बनाओगे दो टेंजेंट्स बनेगी और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा सेम आएगी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता होता है? सर और प्रॉपर्टी ये पता होता है कि जब मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं, तो ये जो रेडियस बनती है ये रेडियस इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली अगर मैं O को P2 से ज्वाइन करूंगा तो O को P2 से ज्वाइन करने पर अगेन ये जो रेडियस बन रही है ये भी सर्कल टेंजेंट के ऊपर क्या जा रही होगी, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर जा रही होगी। क्या ये पॉइंट भी समझ आता है? समझ आता है। उसके अलावा अगर मैं P और O को ज्वाइन कर दूं तो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, इक्वल है। ये PT1 PT2 दोनों बराबर है, और PO तो PO जो जा रहा है वो तो अपने को पता ही है सर कॉमन कॉर्ड है, कॉमन साइड है। इसका मतलब मुझे समझ आता है कि सर जो ट्राइंगल OPT1 बनता है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाता है ट्राइंगल OPT2 के। क्या ये बात समझ आती है? अगर ऐसा जा रहा है तो एंगल में भी क्या इक्वल आ जाएगा, अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। सिमिलरली अगर ये एंगल अपने पास θ2 है तो ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना आ जाएगा, θ2। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में याद आती है, तो मैंने आपको बस रिवाइज करा दिया। 10 का जो टॉपिक आपने पढ़ा था कि सर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाओगे, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल आएगा, रेडियस से उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करोगे, परपेंडिकुलर आएगा, जो दोनों नए ट्राइंगल बनेंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि PO जो है वो इस एंगल के लिए भी बाइसेक्टर का वर्क करेगा और इस एंगल के लिए भी बाइसेक्टर का वर्क करेगा। तो ये θ1 θ1, ये θ2 ये दोनों एंगल 90 डिग्री। ये अपने को यहां तक समझ आता है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं? परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब इस सवाल पे आ जाते हैं। सवाल ने क्या बोला अपने को कि सर टॉपिक ने क्या बोला कि सर लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है x1, y1 और उससे कोई एक सर्कल अपने को दे रखा है और सर्कल पे जो टेंजेंट्स बना रहे हैं उसकी लेंथ की बात हो रही है, तो टेंजेंट कौन सी बना रहे हैं? सर यहां पे जो टेंजेंट्स बन रही है वो बन रही है PT1, है ना, जो किसके इक्वल आ रहा है सर, वो अपने पास आ रहा है PT2 के, यही आ रहा है। तो जो लेंथ की इक्वेशन, टेंजेंट की लेंथ आ रही है PT1 और PT2 ये दोनों बराबर है, और ये किसके इक्वल आता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास जाता है √S1। इसका फॉर्मूला अपने पास जाता है √S1, ये हमें ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा S1 कौन था जो पहले पढ़ा था, x को x1 से, y को y1 से रिप्लेस करो, कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, और वही अपने पास रिजल्ट आ रहा है। अच्छा नेगेटिव कब पॉसिबल है सर? नेगेटिव कब बनता है? जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो, और जब इनसाइड द सर्कल है तो वैसे भी लेंथ नहीं आनी है ना, लेंथ कैसे आएगी, नेगेटिव है भाई वो तो, बात समझ आता है, तो टेंजेंट बनेगी नहीं। सिमिलरली अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो S1 को 0 आना है, और S1 0 है तो ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 है, क्योंकि पॉइंट ही कहां पर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर, सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है। और अगर S1 पॉजिटिव है मतलब पॉइंट एक्सटीरियर में, और एक्सटीरियर में तो ऑफ कोर्स दो टेंजेंट बनेगी और उनकी कोई ना कोई पॉजिटिव लेंथ होगी, तो वो अपने पास आ जाता है √S1 से। क्या ये बात समझ आता है? ये फॉर्मूला अपने को अगेन याद रखना है। जब भी मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट्स की बात करता हूं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √S1। √S1 का मतलब अगर मैं इस सर्कल की बात करता हूं तो अपने को पता है कि जो PT1 इक्वल्स टू PT2 जा रहा है, ये किसके इक्वल जा रहा होगा, √S1। सर S1 कौन है? सर S1 तो अपने को पता ही होता है, यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस यहां से 2g, x को रिप्लेस करेंगे x1 से तो ये कितना आ जाएगा, 2g x1 2f y1 प्लस c। बस इसका जो रिजल्ट आएगा उसका रूट कर दिया और ये मेरे पास आ गया, क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां से क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट।
ठीक, कोई तकलीफ नहीं। सेकेंड पॉइंट यहां पे सर एक टॉपिक दे रखा है, एक पॉइंट और दे रखा है, पावर ऑफ अ पॉइंट। सर पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? सर पावर ऑफ अ पॉइंट कुछ भी नहीं है, बस एक हल्का सा मतलब ऐसे मान के चलो नई टर्मिनोलॉजी है, बाकी डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं। तो पावर ऑफ अ पॉइंट का मतलब पावर ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट की बात हो रही है? अगर मैं इसी पॉइंट P की बात कर लेता हूं तो पावर ऑफ पॉइंट P, किसी भी पॉइंट की पावर का मतलब हो जाता है इस फॉर्म के अंदर सर, पावर ऑफ पॉइंट P का मतलब हो जाता है कि जो भी मेरे पास टेंजेंट की लेंथ है यानी कि PT1 है उसका स्क्वायर। क्या ये बात समझ आती है? सिंपल सा है सर, पावर अगर लेंथ पूछा है तो रूट ओवर S1, पावर पूछा है तो इसका मतलब क्या? PT का PT1 का स्क्वायर, PT1 का स्क्वायर मतलब किसकी इक्वल? यानी कि सर यहां से समझ आ रहा है दिस इज रूट ओवर S1 जो भी आ रहा होगा उसका स्क्वायर, यानी कि विच इज इक्वल्स टू सर विच इज इक्वल्स टू S1, बस इतना सा है। तो अगर किसी भी पॉइंट की पावर की बात हो रही है तो पावर क्या निकल के आ रहा है? सर पावर आ रहा है अपने पास S1, क्योंकि रूट हट जाएगा। लेंथ रूट ओवर S1, पावर S1। रीजन लेंथ क्या बता रहा है? उस पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का उसके बीच का डिस्टेंस। और पावर क्या बता रहा है? उस पॉइंट से जो लेंथ टेंजेंट बनी है उस लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि S1। क्लियर? तो पावर अपने को समझ आ गया। तो पावर ऑफ पॉइंट का मतलब S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब रूट ओवर S1। ये आराम से देख लो, नोट कर लो, समझ आ गया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी में नोट अपने पास क्या जाता है कि पावर ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, है ना। अब ऑफ कोर्स समझना भाई, तो मेरे को इतना पता चला कि सर S1 जो आ रहा है, समझना पावर ऑफ अ पॉइंट क्या था। अब हमने ऐसा पढ़ा कि सर सर्कल अपने को दे रखा है, अब हमने ऐसा पढ़ा कि सर सर्कल अपने को दे रखा है। अब सर्कल के बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में आएगा कि ऑन द सर्कमफेरेंस आएगा कि आउटसाइड द सर्कल आएगा, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक, अच्छा मुझे पता है इंटीरियर में कब आएगा? जब S1 नेगेटिव हो। तो अगर S1 नेगेटिव है तो अगर मैं पावर की बात करता हूं तो हमने ये पढ़ा कि पावर ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? सर ये S1 के बराबर आ गया, यही तो आया। अच्छा S1 अगर नेगेटिव है तो पॉइंट अंदर लाई करता है, यही तो हमने पढ़ा पॉइंट की पोजीशन में। पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या बोलता है? सर S1 नेगेटिव तो पॉइंट इनसाइड। तो अगर S1 नेगेटिव है मतलब पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव तो पॉइंट इंटीरियर में। तो पावर ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब? जब पॉइंट लाई करे आउटसाइड। अरे भाई S1 पॉजिटिव मतलब पॉइंट आउटसाइड, तो पावर पॉजिटिव पॉइंट आउटसाइड। जीरो नेगेटिव कब? नेगेटिव कब? जब पॉइंट लाई करे इनसाइड, तो नेगेटिव इनसाइड। और जीरो कब? जब पॉइंट लाई करे ऑन द सर्कल। बस इतनी सी बात हो रही है। तो यही चीज हमने पढ़ा कि S1 पॉजिटिव होता है तो पॉइंट आउटसाइड लाई करता है, यानी कि यहां पे बस पॉइंट की जगह S1 की जगह पावर बोल दिया। तो अगर पावर पॉजिटिव तो पॉइंट आउटसाइड, पावर नेगेटिव तो पॉइंट इनसाइड, पावर जीरो मतलब पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। क्लियर है ना? बेसिक सा नोट था। ठीक सवाल है, क्या सवाल है कि सर फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। फाइंड क्या करना है सर? फाइंड करना है अपने को लेंथ, किसकी लेंथ? टेंजेंट की। कहां से? फ्रॉम द पॉइंट P 5,1 टू द सर्कल, ये जो सर्कल अपने को दे रखा है। ठीक, वैसे तो 99 के 100% पॉसिबिलिटी यही जा रही होगी कि पॉइंट आउटसाइड ही होगा, बट कोई नहीं, वो तो कैलकुलेशन वैसे भी करनी है, पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करता हूं, तो अगर हम यहां से बात करते हैं रिक्वायर्ड लेंथ यानी कि PT की, तो लेंथ कितना आ जाएगा? तो यहां से अगर हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो अपने को पता है सर रूट ओवर S1 होता है, रूट ओवर S1 होता है। जहां पे अब मैं अगर x1 की बात करता हूं तो x1 क्या है? x1 अपने पास 5 आ गया क्योंकि पॉइंट दे रखा है 5,1। और y1 की बात करूं तो y1 कितना हो जाएगा? सर y1 अपने पास 1 है क्योंकि पॉइंट 5,1 बोला मैंने अभी। अब यहां से मुझे फाइंड करना था S1, तो अब S1 किसके इक्वल आएगा? समझना, अब S1 अपने पास आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन पिक करो भाई, यहां से आ जाएगा अपने पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 4y1 और -3, यही तो S1 आएगा। पूरी इक्वेशन में x को x1 और y को y1 रख दिया। अच्छा इसकी वैल्यू निकाली तो x1 मतलब 5, तो यहां से आ गया 25 प्लस y1 का मतलब कितना? 1, तो यहां से आ गया 1 माइनस 6x1, तो 6 इंटू 5 यानी कि प्लस 30 माइनस 4 इंटू y1, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 और -3 एज इट इज। ठीक, इसका वैल्यू निकाल लो। ये कितना जा रहा है अपने पास? सर यहां से अपने पास आ रहा है 25 प्लस 30
55, 56, 56 के अंदर से 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना जा रहा है, 41 जा रहा है। तो S1 का वैल्यू जो अपने पास आ गया वो 41 आ गया। अच्छा, लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ किसके इक्वल आएगा, रूट ओवर S1। तो यहां से अगर मैं रूट ओवर S1 की बात करूंगा तो ये कितना आ जा रहा है, रूट ओवर 49, और रूट ओवर 49 कितना आ गया, 7। अच्छा, प्लस माइनस 7 के 7 सर 7, क्यों, क्योंकि अपने को पता है यहां से पॉजिटिव, S1 की तो बात हो रही है, S1 पॉजिटिव है यानी कि पॉइंट एक्सटीरियर में, और ये तो लेंथ को बता रहा है, और मुझे पता है लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होनी है ना, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होनी है। तो यहां से अपने पास आ गया 7, और ये जो 7 है ये अपने को किस चीज को बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर 5,1 से इस सर्कल पर टेंजेंट में ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट का लेंथ अपने पास 7 आएगा। आराम से चेक करो, ये ऑप्शन, ठीक। अच्छा, अगर अपने से यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट की जगह पावर ऑफ पॉइंट पूछा जाता, पावर ऑफ पॉइंट P पूछा जाता, तो आंसर किसके इक्वल आता, S1 के इक्वल, विच इज 49। तो उस केस में आंसर मेरे पास ये बनता, बट अभी आंसर क्या जा रहा है, अभी आंसर अपने पास 7 जा रहा है। आराम से देख लो, एकदम इजी पीजी, और इतना इजी है क्यों, क्योंकि फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला कैसा, रूट ओवर S1 है, S1 क्या है वो हमको पता है, पॉइंट दे रखा है, सर्कल दे रखा है, S1 निकाल दिया, S1 निकाल दिया तो फिर फॉर्मूला रूट ओवर S1 निकाल दिया, आंसर मार्क कर दिया, और हम बढ़ गए अगले सवाल पर। चलो, अब क्या बोला है सर, अब की बार ना लेंथ नहीं बोला, अब ना कुछ एरिया बोल रहा है ना, लेंथ नहीं बोल रहा, एरिया बोल रहा है। क्या बोल रहा है एक बार समझ दे सर, फाइंड द एरिया। पहले तो जो अलग है उसको मैं मार्क करता जाता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट। सर सब कुछ ये लगा गया, फ्रॉम द पॉइंट, ये तो पॉइंट दे रखा है, वहां से टेंजेंट्स बनाई, पेयर ऑफ टेंजेंट बना। अब अपने को क्या बोला है, यहां से अपने को बोला है अपने को फाइंड करना है एरिया quadrilateral formed by the tangent from the point A to the circle, ये जो सर्कल दे रखा है, and the pair of radius। मतलब कि बोलना क्या चाह रहा है, मैं एक बार सवाल समझाता हूं, आराम से समझेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो जरूरी है सर समझे कि सवाल में पूछा क्या है, गिवन क्या है, क्या बोलना चाह रहा है सवाल। तो ये हमारे पास ना एक सर्कल, और इस सर्कल का इक्वेशन अपने को गिवन है x² + y² - 4x - 2y - 11 = 0। ये तो आ गया सर्कल का इक्वेशन। अब क्या बोल रखा है, एक पॉइंट दे रखा है 4,5। अब 4,5 जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर में कहीं आ रहा होगा, तो यहां पर अपने पास एक पॉइंट दे रखा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 4,5। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला सर, यहां से ना पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर्म कर दो। अब यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बना देते हैं। अब पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहे तो कैसे बन रहा होगा, ये पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसे कुछ इसको टच कर रहा होगा, यहां से दूसरा टेंजेंट बनाया तो वो ऐसे कोई टच कर रहा होगा, तो ये दोनों बन गए पेयर ऑफ टेंजेंट। अब क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, कौन से क्वाड्रिलेटरल की, जो बन रहा है कहां से, इन दोनों टेंजेंट से, यानी कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट, ये बन गया, एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई। अब पेयर ऑफ रेडियाई कैसे बनेगा भाई, अब रेडियाई बनाना है जिससे टेंजेंट बने, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब मेरे पास ये सर एक तो रेडियाई ऐसे बन जाए जो इस पर परपेंडिकुलर इसको मीट करे, और एक इसको मीट कर जाए, तभी तो बनेगा, वरना तो पॉसिबल ही नहीं कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाए, वरना तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो मेरे को ये समझ आ गया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, जिस पॉइंट को मैं T1 बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं T2 बोल देता हूं, और ये अपने पास सेंटर O है, और ये पॉइंट अपने को P जो है वो गिवन है। अब अपने को एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल P T1 O T2 का। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, जो अपने पास रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने पास है एरिया ऑफ P T1 O T2। ये जो क्वाड्रिलेटर बना है इसका एरिया अपने को फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्या ये पॉइंट तो समझ आ गया? तो सबसे पहला तो ये जरूरी है कि मुझे क्वेश्चन समझ आए कि पूछना क्या चाह रहा है, तो ये समझ आ गया ये पूछ रहा है, ठीक। अब सर इसका फॉर्मूला, हाँ वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट पॉइंट ये कि कितने फॉर्मूले याद करने और क्यों याद करने, है ना। कुछ चीजें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब डायरेक्टली देखें तो मेरे को एक चीज समझ आ रहा है कि सर प्रॉपर्टीज आपने अभी बताई थी, और वो प्रॉपर्टीज ऐसा कुछ बता रहे थे कि सर ये जो पॉइंट बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। ये दोनों चीजें तो मुझे समझ आ गई। अब इन दोनों को समझ आने के बाद मुझे ये भी पता है कि सर ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक। इसके अलावा ये भी पता है कि अगर मैं P को O से ज्वाइन कर देता हूं तो ये जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो दोनों का एरिया इक्वल है, हाँ या ना? हाँ भाई एरिया इक्वल है, ठीक। तो मेरे को इतना पता है कि जो एरिया है
ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी T1O प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी T2O, दोनों के बराबर, दोनों के सम के बराबर आएगा। अच्छा, मुझे पता है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के एरिया का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कोई भी एक ट्राइंगल, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी T1O। बस इतना बोल देता हूं, क्या ये बात समझ आ गई? जो रिक्वायर्ड एरिया है वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, जो किसके इक्वल आ जाएगा, इस ट्राइंगल पर इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल के एरिया के सम के बराबर। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया बराबर है, तो किसी भी एक का फाइंड करके डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब इसका एरिया किसके इक्वल है सर, इसका एरिया अपने पास अगर 2 टाइम्स हो चलने दो, और ये एरिया ऑफ पी T1O, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे देखूं तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर यहां पे है तो बेस कौन सा हो जाएगा और हाइट कौन सी आएगी? भाई ये मेरे को दिख रहा है ट्रायंगल, ध्यान रखना है कि ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, या तो फिर मैं एक काम करता हूं, इस T1 की जगह T2 कर देता हूं, तो T1 की जगह T2 कर रहा हूं तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो इजीली विजिबल होगा। तो O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब कितना हो जाएगा, P से लेकर T2 का डिस्टेंस इंटू हाइट, हाइट कौन सा हो जाएगा, हाइट हो जाएगा O से लेकर T2 का डिस्टेंस, यही तो जा रहा है, ध्यान से देख लो। अच्छा, इसको सॉल्व करने तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद कितना जा रहा है, PT2 इंटू OT2। अच्छा, PT2 का मतलब क्या जा रहा है सर, ये तो PT2 तो अपने पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो किसके इक्वल आ जाएगा सर, आ जाएगा √/S1, किसके इक्वल आ गया, √/S1 इंटू OT2। सर OT2 तो रेडियस है, जो अपने पास आ गया रेडियस, तो मेरे को पता चल गया सर जो एरिया है ना वो इतना सा है। आराम से देख लो, क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? एरिया जो चाहिए था रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, अगर मेरे को एरिया फॉर्म भी करना है, याद भी करना है तो याद कर लो सर, √/S1 इंटू R। ये जो एरिया बन रहा है, एरिया फॉर्म बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड पेयर ऑफ रेडिया है, जहां पे पॉइंट एक्सटीरियर में दे रखा हो, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इज √/S1 इंटू R। ये फॉर्मूला है, याद करना है कर लो, नहीं याद करना है तो हल्का सा जनरेशन है, आराम से फटाफट से जनरेट कर दिया फॉर्मूला, तो ये बन गया। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 2 चीजों का रिक्वायरमेंट है, एक तो R का रिक्वायरमेंट है और एक मेरे को S1 का रिक्वायरमेंट है। दोनों चीजें फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, कोशिश कर लेते हैं, अगर ये चीज थोड़ा सा साइड में हो जाए तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा और यहीं कर देंगे, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। चलो परफेक्ट। अब मुझे 2 चीजें फाइंड करनी थी, दोनों की बात करता हूं 1 बाय 1। सबसे पहले रेडियस। सर रेडियस किसके इक्वल है? सर रेडियस के लिए मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए, ये आ गया सर्कल, तो एक काम करता हूं, सर्कल का सेंटर निकाल लेता हूं। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास आ रहे हैं, ध्यान से देखना, x का कोफिशिएंट -4 का हाफ का नेगेटिव कितना आ गया, 2, तो ये आ गया g। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के y पॉइंट के कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट -2, इसका नेगेटिव हाफ करोगे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये तो सेंटर आ गया। सेंटर आ गया तो रेडियस चाहिए, सर रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा √/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस c का है सर, c का वैल्यू -11, तो -11 मतलब +11, तो यहां से r का वैल्यू कितना आ जा रहा है सर, 5 + 1 6, सॉरी 4 + 1 5, 5 + 11 कितना 16, तो √/16 कितना आ गया, 4 आ गया, पॉजिटिव लेंगे ओनली, तो यहां से मेरे पास रेडियस का वैल्यू 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रेडियस आ गया तो S1 और निकाल दो सर, अब S1 निकालना है, निकाल दो सर, S1 निकालना है, पॉइंट अपने को दे रखे हैं 4,5, यहां पे पुट करना स्टार्ट कर दो, कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस y की जगह 5 पुट करा, 5 स्क्वायर -4 × 4, फिर -2 × y का वैल्यू कितना है 5 है, फिर यहां से -11, बस यही तो आएगा। मैंने क्या किया, S1 निकालना है, x को x1, y को y1 रिप्लेस कर दो, x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 5, यही तो करना है। ये मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया सर x1, अरे भाई वापस, ये किसके इक्वल आ गया x1, और ये y5 किसके इक्वल आ गया y1, तो पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। चेक करा, तो यहां से S1 का वैल्यू कितना निकल रहा है सर, 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहां से बच रहा कितना, ये बच रहा 25, यहां से बच रहा 10 -11, और 10 -11 मतलब -21, यही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, और यहां से मेरे पास S1 का वैल्यू आ गया 4।
अगर S1 का वैल्यू 4 आ गया तो अब यहां पे पुट कर दो, और जो रिक्वायर्ड एरिया अपने पास था वो अपने पास है क्या, रूट S1 इंटू आर, तो रूट S1, अच्छा S1 है ध्यान रखना, तो रूट ओवर S1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ओवर 4 विच इज 2। तो यहां से मेरे पास सबका वैल्यू आ गया, तो जो जो चाहिए था वो अपन ने फाइंड कर लिया। अब यहां पे पुट कर दो, तो आंसर इज 2 रूट S1 इंटू रेडियस, रेडियस इज 4 विच इज 8 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर आ गया। आराम से देख लो, क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। फाइंड क्या करना था, यहां फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट एंड पेयर ऑफ रेडियाई। तो ये जो चार लाइन साइड्स में, इनों से मेरे को जो क्वाड्रिलेटरल बनना था इसका एरिया निकालना था। एरिया मैंने देखा तो मुझे समझ आया इसका एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है, एंड दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है, मतलब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ इसका एरिया, और ट्वाइस ऑफ इसका एरिया निकाला तो मेरे पास निकल गया रूट ओवर S1 इंटू आर। अब चाहो तो फॉर्मूला सीधे याद कर लो, नहीं तो ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा कर लो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रूट ओवर S1 इंटू आर, आर निकाला, S1 निकाला, रूट S1 निकाला, फॉर्मूले में पुट करा और आंसर मार्क कर दिया। करेक्ट है, परफेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग बढ़ जाते हैं फिर अगले टॉपिक पे। अब अपने पास आ रहा है डायरेक्टर सर्कल, है ना, डायरेक्टर सर्कल। ये डायरेक्टर सर्कल क्या बोलना चाहता है ना, क्या इक्वेशन निकल के आती है वो हम लोग समझ लेते हैं। अब ना ऐसे समझो कि ये जो फ्लो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पहले हमने टेंजेंट पढ़ा, फिर हमने नॉर्मल पढ़ा, फिर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट पढ़ा, अब हम डायरेक्टर सर्कल पढ़ रहे हैं। ये फ्लो ना हम ना 3 से 4 बार और पढ़ेंगे, मतलब सेम चीज हम एलिप्स में पैराबोला में पढ़ेंगे, फिर सेम एलिप्स में पढ़ेंगे, फिर सेम हाइपरबोला में पढ़ेंगे। तो यही चीजें जाती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोनिक समझने के लिए हमेशा बेसिक को अच्छे से करते रहो, सारे फॉर्मूले एक बार समझते रहो, सेम चीजें रिवाइज होगी। अब यहां पे डायरेक्टर सर्कल की बात करूं तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है पहले ये समझा देता हूं, है ना। सर्कल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी बात कर रहा हूं डायरेक्टर सर्कल की। डायरेक्टर सर्कल एलिप्स में भी होगा, पैराबोला में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा और सर्कल में भी होगा। सबके लिए डायरेक्टर सर्कल का मीनिंग सेम रहेगा। ऑफ कोर्स इक्वेशन बदलेगा क्योंकि वो सबका शेप अलग जा रहा है, लेकिन इक्वेशन अलग हो सकता है बट मीनिंग सबका सेम है। सबके लिए डायरेक्टर सर्कल होता है एक है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। पहले आप डायरेक्टर सर्कल समझ लो, फिर उसकी इक्वेशन की बात करेंगे। ऐसे समझो कि मेरे पास कोई एक सर्कल है, अब सर्कल के डायरेक्टर सर्कल है तो इसी के लिए बताता हूं। अब इस डायरेक्टर ये सर्कल पे, ये गिवन सर्कल अपने को है, ये ओरिजिनल सर्कल है। इसकी इक्वेशन मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो भी इक्वेशन दे रखी है वो अपने पास इसके सेंटर h कॉमा के मान लेता हूं। तो यहां पे इधर ले आते हैं। यहां पे इस सर्कल की जो इक्वेशन अपने पास आ रही है वो इक्वेशन है, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक काम करता हूं मैं सेंटर भी फिक्स नहीं करता, सेंटर भी फिक्स नहीं कर रहा तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसा ले लेते हैं कि ये इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। ये अपने पास आ गया, ठीक। सेंटर आ गया एच कॉमा के, रेडियस आ गई ए, और ये मेरे पास बन गया सर्कल का इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब डायरेक्टर सर्कल मतलब क्या होता है समझना कि अगर मैं सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से, है ना, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स फॉर्म करूं, तो अगर सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट फॉर्म करूं और वो टेंजेंट ऐसे बन गई, एक टेंजेंट ये गई और दूसरी टेंजेंट ये गई, ठीक है। ऑफ कोर्स 2 टेंजेंट बनेगी तो ऐसे ही जा रही होगी, और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। समझ लेना आराम से कि अगर किसी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाई और दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो वो जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट का लोकस निकाल दूं, अब लोकस निकालूंगा तो मतलब ये ऐसा ही जाता रहेगा, तो लोकस अपने पास जो बनेगा इस पॉइंट का, ये अपने पास कुछ ऐसा बनेगा कि यहां से लोकस बना तो ये जो सर्कल बन रहा होगा ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। अगर ध्यान से देखो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो नया सर्कल बन गया इसी सर्कल को बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल फॉर द गिवन सर्कल। ऐसा क्या मतलब ये कि अब इस सर्कल पे जो डायरेक्टर सर्कल बना है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर ओरिजिनल सर्कल पर मैं 2 टेंजेंट्स बनाऊंगा, जैसे कि टेंजेंट 1 बना दी, ये दूसरी टेंजेंट बना दी, तो हमेशा ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ही होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी ही होगी। ये अपने पास फॉर्म बनता है। यानी कि डायरेक्टर सर्कल कैसा सर्कल हो गया, एक ऐसा सर्कल जिस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से अगर मैं गिवन सर्कल पर, ओरिजिनल सर्कल पर टेंजेंट्स बनाऊं तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। उस सर्कल को, उस नए सर्कल को हमने बोला डायरेक्टर सर्कल। इसीलिए डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन जाता है लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच ड्रॉन टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ आ गया? शायद यही लिखा हुआ
क्या बोल रखा है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको किस लैंग्वेज में बोले समझना, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, कि मैंने कोई दो टेंजेंट्स बनाई, दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उस पॉइंट के लोकस को, तो पॉइंट लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है ना? चाहे मैंने पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करी और वो परपेंडिकुलर बोल दूं, या मैं बोल दूं कि दो टेंजेंट्स बनाई और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, ये क्या बना रहा होगा, ये डायरेक्टर सर्कल बनाएगा। और ये सिर्फ सर्कल में नहीं, सारी शेप्स में होगा, है ना? सारी शेप्स में क्या, जैसे पैराबोला बनेगा, तो पैराबोला में क्या होगा, अगेन अगर हम लोग कोई एक पॉइंट का लोकस ले रहे हैं, जिस पॉइंट से दो टेंजेंट जो बनेगी वो हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो उस पॉइंट के लोकस को बोल देंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। सर्कल की बात करें तो सेम चीज सर्कल के लिए बोल दिया कि एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनी जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उस गिवन उस पॉइंट का लोकस गिवन सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल बोला जाएगा। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर? परफेक्ट। तो ये तो आ गया। अब बात करते हैं इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, तो अगर मैं यहां से इक्वेशन, अगर यहां से बात करता हूं इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, अब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन पिक करो। अब कैसे बनेगी समझना। अब इक्वेशन चाहिए तो कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन निकाल के देखो, मान लेता हूं कि सेंटर है ना, ये सेंटर है। अब ये सेंटर है तो ये मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा तो ये परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री है। अच्छा, इसको ज्वाइन करा तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। अब ये तीनों अगर 90 90 90 है तो ये अपने पास ही क्या, अपने आप ही क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। सेकेंड, ये दोनों एडजेसेंट आपस में इक्वल साइड्स, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनी। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल, रीजन कि सर ये तो रेडियस है। इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि सर चारों साइड्स इक्वल है और एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल आ रही है ना। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब सर ये जो बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। अगर ये स्क्वायर है, ये पॉइंट को P बोल दिया, ये सेंटर को O बोल दिया। अच्छा, अगर ये स्क्वायर है तो ये जो लेंथ है ये रेडियस है, ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है। परफेक्ट। अगर ऐसा है तो अगर मैं बात करता हूं OP की, है ना, तो सबसे पहले तो मैं OP के लेंथ की बात कर लेता हूं। तो यहां से अगर मैं OP की बात करता हूं तो OP किसके इक्वल आ जाएगा, OP मतलब ये जो डिस्टेंस है। अगर ध्यान से देखूं तो ये स्क्वायर के लिए डायगोनली तो है, और अगर स्क्वायर के लिए डायगोनल है इसका मतलब इफ ये जो पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट को T1 बोल देता हूं, इसे T1 बोल देता हूं, T2 बोल देता हूं, तो अगर OT1 R है ना, यानी कि स्क्वायर की जो साइड्स है उसकी लेंथ R आ रही है, तो जो डायगोनल है उसका लेंथ किसके इक्वल आ जाता है, सर उसका लेंथ आता है √2 टाइम्स ऑफ R के इक्वल। यही तो आता है, किसके इक्वल आएगा सर, हमेशा फिक्स होता है √2 टाइम्स ऑफ R के इक्वल होता है। तो बेसिक चीज है ना, स्क्वायर में हमको पता ही है, तो ये हमको पता चल गया। अच्छा, अगर मेरे को पता चल गया कि OP √2 टाइम्स ऑफ R है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छा, और उसका सेंटर क्या है, तो मतलब ये जो डायरेक्टर सर्कल है उसका सेंटर क्या है, H, के सेम सेंटर। रेडियस कितना आ गया, OP आ गया, तो रेडियस OP आ गया मतलब कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ R आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा सर, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो सेम है, सेंटर तो सेम है, और इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना है, रेडियस अपने पास है √2 टाइम्स ऑफ R और इस पूरे का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कितना जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ R स्क्वायर। और ये जो मेरे पास फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। मतलब क्या रिलेशन समझ आया, रिलेशन ये समझ आया कि डायरेक्टर सर्कल और सेंटर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल और गिवन सर्कल हमेशा दोनों कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक होते हैं मतलब हमेशा दोनों का सेंटर सेम होता है। सेकंड, रेडियस में क्या रिलेशन होता है, अगर सर गिवन सर्कल की रेडियस R है तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, √2R हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डायरेक्टर सर्कल इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर द गिवन सर्कल whose radius is √2 times of the radius of given circle, है ना। आराम से समझ लेना क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया, गिवन सर्कल के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड इट्स रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। गिवन सर्कल का रेडियस R, तो फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो फिर डायरेक्टर सर्कल का रेडियस √2 टाइम्स ऑफ R। मतलब बेसिकली इतना
क्या ये बात समझ आ गया? इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, मतलब मेरे को समझ आ गया सर सर्कल और डायरेक्टर सर्कल का रिलेशन क्या निकला और वो क्या बोलना चाह रहा है। दोनों का सेंटर सेम और रेडियस अपने पास, सर्कल का r तो डायरेक्टर सर्कल का √2r, कोई दिक्कत नहीं। आ इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल इज, अब यहां आपसे इक्वेशन पूछ लिया डायरेक्टर सर्कल का। सर इक्वेशन निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी जाएगा, सेंटर निकाल लो, सेंटर तो सेम रहेगा, सेंटर सेम रहेगा तो फिर यहां से मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, समझना आराम से, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगा सर? रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा क्या, पहले तो रेडियस निकालना है सर, उसके लिए क्या चाहिए मुझे? सेंटर और रेडियस चाहिए, तो सेंटर किसके बराबर आ जाएगा सर? जो सेंटर अपने पास आएगा वो तो सेम ही आएगा, तो इसका सेंटर अपने पास दे रखा है क्या, सेंटर क्या दे रखा है यहां से सेंटर अपने को दे रखा है 2,1 2,-1, तो यहां से भी आ जाएगा 2,-1, तो सेंटर में तो दिक्कत ही नहीं है। अब चाहिए थी रेडियस, तो बस रेडियस निकाल लो। अब यहां से रेडियस कितना है सर? यहां का रेडियस मेरे पास दे रखा है √2, यहां का रेडियस कितना दे रखा है? √2, तो अगर मैं √2 टाइम्स ऑफ रेडियस की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? √2 टाइम ऑफ रेडियस आ जाएगा √2 इंटू √2 विच इज इक्वल्स टू 2, तो मेरे को पता चल गया रेडियस आ रहा है ये, मतलब जो नया सर्कल डायरेक्टर सर्कल का रेडियस ये बनेगा और सेंटर ये बनेगा। तो इक्वेशन क्या बन रहा है सर? इक्वेशन बन जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और यहां से इक्वल्स टू में अब क्या करना है? इक्वल्स टू में बस रेडियस रखनी है, और नई रेडियस अपने पास आ गया 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो इक्वेशन अपने पास क्या बन गया फाइनल? x-2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आराम से देखो, क्या ये बात समझ आ गई? तो जब भी डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन पूछे तो सर सेंटर तो सेम रख लो और रेडियस को क्या कर दो? बस √2 टाइम्स कर दो, तो ओरिजिनल सर्कल का रेडियस √2 है, तो नई सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? √2r, यानी कि 2 आ जाएगा, और 2 आ गया तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने पास? इक्वल्स टू में 2 स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन। बात समझ आए? चलो, तो यहां पे आज का जो लेक्चर है वो एंड कर दें। आज हमने क्या क्या करा था मैं हल्का सा आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो रिवीजन में अगर मैं देखूं तो हमने सबसे पहले तो बात करी थी कि सर अगर पॉइंट एक्सटीरियर में तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनता है, और पेयर ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है वो हमने पढ़ा। फिर हमने बात करा कि सर अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, तो इक्वेशन सीधा सीधा निकल के आता है s × s1 = t², जहां पे s गिवन सर्कल है, s1 और t की जो यूजुअल मीनिंग है वो हमको पता है। बात समझ आया? फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए, और नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अगर कोई पॉइंट एक्सटीरियर में लाई कर रहा है तो वहां से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ रही है ये किसके इक्वल आ जाता है? सीधा फॉर्मूला √/s1। बात समझ आया? अगर बात करते हैं पावर ऑफ पॉइंट की, तो पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया √/s1 और पावर ऑफ पॉइंट आ गया s1। ये भी समझ आ गया? परफेक्ट है सर। इसके बाद में हमने बात करा डायरेक्टर सर्कल का। तो डायरेक्टर सर्कल मतलब समझ आया? डायरेक्टर सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर गिवन सर्कल के सेम हो, है ना? सेंटर तो सेम है यानी कि दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, और रेडियस कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स। गिवन सर्कल का रेडियस r, तो नया जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा उसका रेडियस आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ r। और डायरेक्टर सर्कल भी समझ आ गया? डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर मैं गिवन सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाता हूं तो दोनों टेंजेंट्स हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर को हमने ये सारा कुछ पढ़ा। अभी के लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।